नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर से भारत का एक बार फिर इनकार, पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर कायम। सुखोई 30 विमानों की उड़ान पर रोक, सभी विमानों की गहन तकनीकी जांच जारी। 14 अक्टूबर को पुणे के करीब हुए हादसे के बाद फैसला। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद बीजेपी लेगी मुख्यमंत्री पर फैसला। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे लेंगे गठबंधन पर फैसला। शारदा चिटफंड मामले में पहली चार्जशीट दाखिल, समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन और टीएमसी से निलंबित सांसद कुणाल घोष का नाम शामिल। और साथ ही भारतीय हॉकी टीम के कोच बने रहेंगे टेरी वॉल्श। खेल मंत्रालय ने नए कॉन्ट्रैक्ट में उनके पक्ष को शामिल करने का दिया भरोसा। और सबसे पहले पहली खबर। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठबंधन को लेकर बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। दिवाली के बाद बीजेपी की विधायक दल की बैठक होने वाली है। इससे पहले पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों की दौड़ शुरू हो गई है। इस बीच शिवसेना के नेताओं ने बुधवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में बीजेपी किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा तेज है। बीजेपी शिवसेना को अपना स्वाभाविक मित्र कह रही है, लेकिन सूबे में वो किसके साथ सरकार बनाएगी, इस पर अभी रुख साफ नहीं है। यह विषय सामूहिक रूप में सब लोग तय करते हैं और उसमें हम सब लोग मिलकर के शामिल होकर के विषयों को तय करेंगे। अभी मैंने महाराष्ट्र के दृष्टि से कार्य शुरू किया है, तो सारे विषयों को हम लोग सब लोगों से मिलकर के चर्चा करके तय करेंगे। शिवसेना नेता अनिल देसाई और सुभाष देसाई मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली आए थे, लेकिन बीजेपी नेताओं से उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में पार्टी नेताओं की बैठक हुई। शिवसेना के विधायकों ने अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर छोड़ रखा है। जो हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब है, वो डिसाइड जो करेंगे वो हम लोग मान लेंगे। खबर है कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फोन पर बातचीत भी की है। उधर एनसीपी भी बीजेपी विधायक दल की बैठक के फैसले का इंतजार कर रही है। ये बातचीत का सिलसिला जारी है और मैं समझता हूं कि ऐसा कहा गया है कि दिवाली के बाद 26 तारीख तक कुछ फैसला भारतीय जनता पार्टी लेगी। इस बीच बीजेपी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दावेदारों के नामों को लेकर अटकलों का दौर जारी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर पहुंचे, जहां विदर्भ के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों ने उनका शानदार स्वागत किया। इन विधायकों ने नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री बनने की मांग भी की। हालांकि नितिन गडकरी इस बात से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ तो किस तरह की सियासी तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र का इंतजार कर रही है। फिलहाल नई तरह की सियासत तो हम जरूर देख रहे हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री, किसकी शर्तों पर गठबंधन मिलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में शीला भट्ट मौजूद हैं, जो कि सीनियर एडिटोरियल डायरेक्टर हैं न्यूज़ की, rediff.com की, और साथ ही इंडिया अब्रॉड को भी देखती हैं, उनका एडिटोरियल कामकाज। बहुत बहुत शुक्रिया शीला स्टूडियो में यहाँ आने के लिए। सबसे पहली बात कि दिवाली के बाद का इंतजार तो ज़रूर है, लेकिन पटाखे आखिर कौन छोड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी इलेक्शन के पहले से और अमित शाह भी और पूरी बीजेपी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी। मेरा मानना ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत उनका शॉर्ट टर्म का स्लोगन है, पर लॉन्ग टर्म का स्लोगन रीजनल पार्टीज मुक्त भारत है। तो रीजनल पार्टीज मुक्त भारत पे आप ध्यान दीजिए कि वो कैसे कर सकते हैं। तो जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो आखिर में रीजनल पार्टीज मुक्त भारत करने की तजवीज है। वो सोच रहे थे शायद इसी बार दाव लग जाए, इस बार नहीं हुआ है। थोड़े से सीट्स के लिए 20 से कम सीट के लिए 20 सीट्स के लिए बच गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जो ऑलमोस्ट ऐसा ही चालू रहा था, इतने सारे सालों से वही चल रहा था। उस समय जिस तरह से मिनिस्ट्रीज का बंटवारा हुआ था, शिवसेना सोच रही है कि अब भी ऐसा हो, जो हो नहीं सकता। अब 2:1 है तो बंटवारा भी 2:1 होना है। और आप बड़े ब्रदर से छोटे भाई हो गए, वो बीजेपी बड़े भाई हो गया है। तो उस हिसाब से फाइनेंस, होम,
ये सब अर्बन नहीं, आप ये कह रही डेवलपमेंट है तो शीला कि जो पहले कहा जाता था कि शिवसेना कहती थी कि दिल्ली आप ले लीजिए, महाराष्ट्र हमारा है, अब ऐसा दिल्ली भी बिल्कुल बीजेपी की है और महाराष्ट्र भी भी नहीं। बीजेपी और का है। वो ही नहीं, वो रीजनल जो जितना जिसने इलेक्शन में कमाया है उसी हिसाब से प्रॉफिट जाएगा, नफा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बात ये है कि चलिए गठबंधन की बात तो करेंगे, लेकिन ये बताइए मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदारी है, एक तो देवेंद्र फडणवीस हैं जो सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी और उनके सहयोगी यानी उनके जो चाहने वाले हैं वो जो कर रहे हैं उसको हम कैसे समझें? अच्छा सवाल है कि कैसे समझें। मुझे लग रहा है कि देखिए, नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नेता है, वो पैन इंडियन नहीं है, उनकी महाराष्ट्र की पहचान आइडेंटिटी बड़ी है। तो जो वो करवा रहे हैं या उनके सपोर्टर कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे बड़ी चीज़ हमें समझनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, कैसे ले जाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह वो उनका जो यंग इंडिया का एक प्रोजेक्शन है, उनका जो गुड गवर्नेंस का प्रोजेक्शन है, मुझे लग रहा है कि यंग और बेदाग, दो बात, यंग और बेदाग जो अभी तक टेंटेड नहीं है वो ऐसे ही लोग, लेकिन बेदाग के साथ अनजान भी हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते देवेंद्र फडणवीस के बारे में। नरेंद्र महाराष्ट्र मोदी के नहीं बाहर चाहते कि आप उसको जाने, आप उसको नरेंद्र मोदी को जान रहे हैं वो काफी है। और उस पे भरोसा कीजिए, वो अपना ऐसे नरेंद्र मोदी बड़ा विजन ये है कि प्रो यूथ, प्रो रिफॉर्म, प्रो डेवलपमेंट, प्रो गुड गवर्नेंस, तो उसमें ना एक कॉमन सेंस है कि फडणवीस फिट बैठते हैं। मुझे लग रहा है कि दिवाली का मौका बहुत अच्छा मिल गया है उनको, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। वो पूरी सिचुएशन को यूं करके करवा के फडणवीस के वहां रुकवा लेंगे। किस तरह की शख्सियत है वैसे फडणवीस की, किस तरह के नहीं, बस वही जो नरेंद्र मोदी की बड़ी विजन में फिट होते हैं, यंग है, उनकी छाप है मिस्टर क्लीन की, खुद अपनी ताकत पे कमाया है, मतलब अपनी करियर बनाई है, और खास करके पैसा खाएगा जैसे ऐसी एक जो इमेज कांग्रेस के उसमें हो रही थी वो नहीं होगी। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है जो आप कह रही हैं स्ट्राइक का, ये हरियाणा में तो नजर नहीं आता। हरियाणा में तो एक ओल्ड हैंड को पकड़ा उन्होंने। नहीं, आप मानिए हरियाणा में वैसा ही है। सबसे पहले मैंने एक बहुत बड़े बीजेपी के बहुत बड़े नेता को पूछा कि अरे खट्टर जी क्यों ले, हम तो जानते नहीं है। तो क्या आप नहीं जानते तो क्या है, एक पैसा नहीं खाएगा, मैं बताता हूँ। तो ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये एक है कि उनके आजू बाजू वो ऐसे लोगों को देखो, ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे लेते हैं, जरा भी टेंटेड है उनको नहीं लेते हैं। आपने देखा था पीएमओ में कैसे उनके एक के बाद एक अपॉइंटमेंट हुई है। तो उम्मीद करेंगे कि येदियुरप्पा और बाकी लोगों से भी साथ छूट जाएगा। इमेज बहुत अच्छी है। नहीं, फिर उम्मीदें करते हैं कि येदियुरप्पा जैसे लोगों से भी साथ जो है वो छूट जाएगा। नहीं, ये प्रैक्टिकल लोग हैं। चलिए खैर उस बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं। अब सभी समय भी हमारे पास थोड़ा कम है कि गठबंधन जो है क्या शिवसेना के साथ हम देखेंगे आखिरकार, या वाकई आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे कोई ऐसी डील बना पाएंगे नरेंद्र मोदी के साथ जहां उनका जो ईगो है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, उनकी जो राजनीति है स्टेट में वो भी बची रहे, और किसकी? उद्धव ठाकरे यानी अपनी शर्तों पर क्या वो मनवा पाएंगे? ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है? नहीं, ये भाषा भूल जाइए। अभी उनकी ईगो पे ये देश अभी नहीं चल रहा है, ये तो वास्तविकता पे ही चलेगा, जिसमें आप कितनी सीट लेके आए हैं उस हिसाब से आपका प्रॉफिट ले जाइए। मुझे नहीं लग रहा है कि एक चीज भी, एक मिनिस्ट्री भी और या थोड़ी सी भी सत्ता अपनी सीट के बराबर ही मिलेगी उनको। मुझे लगता है पूरे टर्म, देखिए बात आज के दिन ऐसी है कि एनसीपी के कारण एनसीपी कार्ड खेला है नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने शिवसेना को समझाने के लिए कि आप वास्तविकता को समझो। तो एनसीपी ने मदद की है बीजेपी की? हाँ बिल्कुल, एनसीपी कार्ड खेला है ताकि शिवसेना का बार्गेनिंग पावर कम हो गया और बीजेपी का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। एनसीपी के साथ जाने के लिए ये सब नहीं हुआ है। ये बताइए, ये तो रीजनल पार्टी है। मुझे लग रहा है शिवसेना के साथ जाने के लिए बीजेपी आज तैयार है, पर 100% अपनी शर्तों पर। लेकिन ये बताइए, शिवसेना जो कि एक ही स्टेट तक लिमिटेड पार्टी है, क्या छोटे भाई की भूमिका अदा करके उनकी जो सियासत है राज्य में, क्या वो बनी रहेगी, बची रहेगी? क्या वो सूट करता है इसको? नहीं, सूट उसमें ऑप्शन नहीं है ना। आपको एक इलेक्शन का सबसे बड़ा रण मैदान मिला था, युद्ध करना था, युद्ध में लड़के आपने जो जीता है वही आपका है, बाकी कुछ आपका नहीं है। तो ये तो वास्तविकता की लड़ाई है, वास्तविकता के जमीन पे लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि शिवसेना
ये स्वीकारेगी टर्म्स एंड कंडीशन जो दोनों को मजबूत मंजूर होगी, और बीजेपी को जो मंजूर होगी वो भी स्वीकारेगी मुझे लग रहा है, पर उसके लिए समय जाएगा। पर देखिए ये एक पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल गेम भी होती है ना, तो उसमें क्या है कि ये अभी दिवाली के 2 दिन निकाल दिए तो थोड़ा डिले हो गया। फिर अगर फडणवीस या कोई भी नेता जो अगर स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिन अगर शिवसेना साथ में नहीं है प्लेटफॉर्म पे डायस पे, तो ये सरकार तो फटाफट डिसीजन ले लेगी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो चलती है देश में, नरसिंहराव की चली थी तो स्टेट की क्यों नहीं चलेगी। चलिए समय समाप्त हो गया है बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आखिरकार शिवसेना का साथ ले सकती है बीजेपी। कमोबेश आपको ऐसा ही लग रहा है फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरह से आपकी बातें सही होती हैं या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। हालांकि भारत ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने और परमाणु हथियार विहीन देशों पर हमला नहीं करने की पारंपरिक जो उसकी नीति है वो भी दोहराई है। भारत ने कहा है कि वो ऐसे समझौते की हिमायत करेगा जिसमें ये दोनों ही बातें शामिल हों। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा ने कहा कि भारत सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और प्रामाणिक परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता पर कायम है, लेकिन परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के नाते भारत के अप्रसार संधि में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। और भारत को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। अगले 3 साल तक भारत इसका सदस्य रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अहम उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भारत को मानवाधिकार के मोर्चे पर लड़ने का एक और मौका मिला। एशिया प्रशांत समूह में भारत ने सबसे ज्यादा 162 वोट बटोरकर मानवाधिकार परिषद की सदस्यता हासिल की। इस समूह से भारत के अलावा बांग्लादेश, कतर और इंडोनेशिया को भी चुना गया है। 31 दिसंबर को भारत का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन अब 2017 तक 47 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत मौजूद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने साफ किया कि भारत परिषद में रचनात्मक भूमिका अदा करेगा। मानवाधिकार परिषद में सीटों की तयशुदा भौगोलिक हिस्सेदारी है, जिसमें सबसे ज्यादा 13 सदस्य अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के होते हैं। लगातार 2 बार सदस्य चुने जाने के बाद कोई भी तीसरी बार अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI की उड़ान पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाल ही में एक और सुखोई विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वायुसेना ने ये फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना ने सभी 200 सुखोई 30 MKI विमानों की जांच कराने का फैसला किया है। जांच में क्लियरेंस मिलने तक ये सभी विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे। सुखोई ग्राउंडेड हो गया है। गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स ने डिसीजन लिया है कि हमें ग्राउंड करना है। 14 अक्टूबर को पुणे के नजदीक सुखोई 30 सीरीज का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पिछले 5 साल में हादसे का शिकार होने वाला ये 5वां सुखोई था। एक सुखोई फाइटर जेट की कीमत 200 करोड़ रुपए के करीब है। ये सारा का सारा काम संभाल सकते हैं। 10 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन के बाद में फ्लीट दोबारा फ्लाइंग करने लगेगी। सुखोई 30 भारत का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना में रूस निर्मित सुखोई 30 MKI 2002 में शामिल किए गए थे। जल्दी 72 और सुखोई 30 MKI वायुसेना में शामिल किए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और मैक्सिको ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देश ऊर्जा, तेल और गैस के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। इससे भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र लाभान्वित होंगे। एशियाई देशों में मैक्सिको से कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मैक्सिको के विदेश मंत्री जोस एंटोनियो की अध्यक्षता में हुई संयुक्त आयोग की बैठक में बुधवार को व्यापार सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत और मैक्सिको के बीच फिलहाल सालाना $7 अरब का व्यापार है। विदेशी बैंकों में कालाधन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सरकार सेलेक्टिव अप्रोच अपना रही है।
सुप्रीम कोर्ट में पूरक शपथ पत्र के जरिए काले धन के खाता धारकों का नाम उजागर करने की सरकार की कोशिशों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ 136 चुनिंदा नामों को उजागर करके सरकार उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। 800 में से 136 लोगों के नाम बताए जाएंगे और साथ में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा। कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की धमकी और ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आने वाली है। सरकार को काले धन के मामले में 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पूरक शपथ पत्र दाखिल करना है। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि काले धन के खाता धारकों का नाम सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। बीजेपी ने कांग्रेस की टिप्पणी की तीखी आलोचना की है। आज जो है वो जब ब्लैक मनी के रास्ते में, ब्लैक मनी को भारत लाने के रास्ते में जो इन्होंने रोड़े डाल रखे थे, जो कूड़े करकट फेंक रखे थे, जो स्पीड ब्रेकर बना रखा था, उसकी सफाई हो रही है। 10 सालों तक नहीं याद आया, 10 सालों में ब्लैक मनी पे व्हाइट पेपर जारी कर रहे थे ये, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं इन्होंने। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कई देशों से दोहरे कराधान समझौते की वजह से विदेशों में काला धन जमा करने वाले भारतीयों के नाम उजागर नहीं किए जा सकते। इस पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की थी और वादे से मुकरने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी कि वो बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाएंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित तमाम नेताओं ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि 44,000 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार स्वीकार कर सकती है, जिसकी मांग उन्होंने की थी। मुख्यमंत्री के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का मसला प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सकारात्मक दिशा में बढ़ सकेगा। We have submitted a package of about 44,000 crores for some relief to the flood affected people, and we hope that if the Prime Minister is coming and significantly coming on Diwali, we hope that this package is going to be accepted. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे से एक दिन पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। बुधवार सुबह पाकिस्तान की तरफ से अरनिया और सांभा में सीज फायर का उल्लंघन कर गोले दागे गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने खेतों में काम कर रहे लोगों को निशाना बनाया। ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों से रिहायशी आबादी हटाने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है। बीएसएफ के जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर की है। सीबीआई की अपराध शाखा के सूत्रों के मुताबिक 25 पेज की इस चार्जशीट में शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन और उसके करीबी सहयोगी देवजानी मुखर्जी का नाम भी है इसमें शामिल। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस पार्टी से निलंबित राज्यसभा सांसद कुणाल घोष का नाम भी चार्जशीट में है। इन पर कई धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में शारदा ग्रुप की कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करके दिवाली के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने ये एडवाइजरी खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर जारी की है। मुंबई, दिल्ली समेत देश के 10 शहरों को अति संवेदनशील माना गया है और खास तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में राज्य को सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। आतंकी गतिविधियों को हम नकार नहीं सकते हैं, इसलिए किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस प्रकार के अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दीपावली, छठ और मुहर्रम के दौरान शोभा यात्राओं और जुलूसों को लेकर काफी सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है। भीड़ वाले इलाकों में विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के समस्त निवासियों को भरोसा दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा से तैयार है और दिवाली वाले दिन और दिवाली से पहले भी हमने आपकी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं ताकि आप मज़े से दिवाली के त्यौहार को मना सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में दीपावली के दौरान ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इनके मुताबिक रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने पर पाबंदी है। ध्वनि प्रदूषण के लिए 125 डेसिबल की सीमा रखी गई है। लड़ी वाले पटाखों के लिए इसकी सीमा 105 डेसिबल ही रखी गई है। अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे छोड़ना पूरी तरह पाबंद है। हालांकि इसमें एक दुविधा यह है कि इसमें जो फाइन है वो 500 तक की है। उसमें मेरे ख्याल में लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए इंडियन पिनल कोड में कि जब ये पब्लिक न्यूसेंस है और आपने एक्ट बनाया भी हुआ है और सिर्फ 500 के फाइन पे छोड़ देना कोई वाजिब नहीं है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के लिए चाहे कितनी भी सतर्कता बरती जाए, लेकिन जब तक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक किसी अप्रिय घटना को पूरी तरह से रोक पाना मुमकिन नहीं है। गृह मंत्रालय के अलर्ट दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिवाली के मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही बाजारों में उमड़ती भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष तौर पर टीमें बनाई हैं। लेकिन त्योहारों में खुशियां बनाए रखने का काम सिर्फ पुलिस और प्रशासन का ही नहीं है, इसमें आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कानून का पालन किया जाना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन विजय के साथ विपिन चौहान, दिल्ली, राज्यसभा टीवी। उधर शेयर बाजार में भी आज दिवाली की रौनक देखने को मिली। ऑटो और कैपिटल गुड्स शेयर में आज जोरदार आतिशबाजी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जोश में नजर आए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स में 211 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 26,787 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले 3 सत्र में सेंसेक्स में 576 अंकों का उछाल आया था। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 68 अंक चढ़कर 7,996 के स्तर पर बंद हुआ। उधर खेल की दुनिया में पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच टेरी वॉल्श ने इस्तीफा वापस ले लिया है। वेतन विवाद और अफसरशाही को वजह बताकर उन्होंने 19 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था। वॉल्श की देखरेख में हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी के जानकारों के मुताबिक खेल में राजनेताओं और नौकरशाहों की दखलंदाजी की वजह से पेशेवर खिलाड़ियों को मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ता है। भारतीय हॉकी के लिए बुधवार को राहत भरी खबर आई। हाल में एशियाई खेलों में टीम को गोल्ड दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले कोच टेरी वॉल्श ने इस्तीफा वापस ले लिया है। इस ऑस्ट्रेलियाई कोच ने 19 अक्टूबर को वेतन विवाद और नौकरशाही की दिक्कतों के चलते इस्तीफा दे दिया था, जिससे खेल जगत में हलचल मच गई थी। The 19th of November is the deadline for us to make sure that we have those things in place, and should all those things be in place, then I think that we can move forward very effectively. Yes. इस्तीफे के बाद खेल मंत्री ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया और 24 घंटों के अंदर मामले की रिपोर्ट तलब की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि मुद्दों को सुलझा लिया गया है। Which he had raised have been amicably settled. We will be revising the contract because the present contract is valid till 19th of November. So once we renew the contract, those concerns will be addressed and proper clauses will be incorporated, and we hope to get Terry Walsh services till the next Olympics. हालांकि जो मुद्दे कोच वॉल्श ने उठाए हैं वो कोई नए नहीं हैं। खेलों और खेल संघों में पेशेवर नजरिए के नहीं होने के आरोप लगते रहे हैं। पूर्व हॉकी खिलाड़ी मानते हैं कि वॉल्श ने साहस दिखाया और खेल संघों के भीतर नौकरशाही की जकड़न को जाहिर किया है, जो सामने लाना बेहद जरूरी था। अगर हिंदुस्तान की पकड़ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होगी, स्पोर्ट्स की पॉलिटिशियंस के हाथ में होगी, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की स्पोर्ट का कोई भला नहीं होगा। प्रोफेशनल लाइए, जो लोग बिलोंग करते हैं इस गेम्स को उनको इन्वॉल्व करिए, उनकी सोच से ही भारत की स्पोर्ट बढ़ेगी। वॉल्श अक्टूबर 2013 में टीम से जुड़े थे और उनकी देखरेख में इंचियोन में हॉकी में गोल्ड और कॉमनवेल्थ में रजत पदक मिला था। दिसंबर में चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने एशियाई खेलों में कांस्य जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। पोडियम पर कांस्य पदक लेने से इनकार करने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की है। सरिता देवी के कोच जीएस संधू को भी निलंबित किया गया है। एशियाई खेलों का ये पल हर भारतीय के जहन में ताजा होगा। भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी ने 1 अक्टूबर को पोडियम पर कांस्य पदक लेने से इनकार कर दिया था। इस रवैये पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने सख्त कदम उठाया
आइबा ने बयान जारी करके कहा कि सरिता के साथ ही उनके कोच गुरबख्श सिंह संधू, ब्लास इग्नेलियास फर्नांडिस और सागर मलदयाल के अलावा एशियाड में भारतीय दल प्रमुख रहे आदिले जे सुमीरवाला को भी अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें किसी भी स्तर की प्रतिस्पर्धा, बैठक और आयोजन में आगामी सूचना तक भाग लेने नहीं दिया जाएगा। I only come to hear about Sarita's suspension by AIBA. It's very, very sad. And this has happened, and I don't know, we will have to find out as to how best we can revoke the suspension. मुक्केबाज सरिता का मानना था कि 60 किलो कैटेगरी के सेमीफाइनल में बेहतर खेल के बावजूद दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी को विजेता घोषित किया गया था। इससे वो रजत या स्वर्ण जीतने का मौका चूक गईं। भारत ने बाद में जजों के फैसले के खिलाफ अपील भी की, जो उनके खिलाफ गई। बाद में एशियाई ओलंपिक परिषद में भारतीय दल की ओर से इस मामले में खेद जताने के बाद सरिता देवी को पदक वापस दे दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीसीसीआई के सख्त रवैये के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड सभी मसले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। बारबाडोस में लंबी बैठक के बाद वेस्टइंडीज बोर्ड ने बयान जारी करके भारत दौरे को बीच में रद्द करने पर खेद जताया है। घटना को निंदनीय बताते हुए बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित किया है। नुकसान की भरपाई के मसले पर वेस्टइंडीज बोर्ड ने कहा कि इसके लिए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। बीसीसीआई ने कल वेस्टइंडीज से सभी द्विपक्षीय सीरीज निलंबित करने का फैसला किया था। बीच में दौरा रद्द होने से नाराज बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज बोर्ड से आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग करने का भी फैसला किया है। इसी के साथ टेस्ट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन राज्यसभा टेलीविजन के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।